अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि शम्सा खवातीन को मौसीकी सिखा रही होती है तो उसकी खादमा उससे कहती है, सुल्ताना सच कहूँ तो आप जैसी बासलाहियत फनकार की खिदमत करना मेरे लिए वाकई खुश नसीबी की बात है। तो जवाबन शम्सा कहती है, आप जैसे फन में दिलचस्पी रखने वाले तलबा का मौजूद होना दरअसल मेरे लिए खुशकिस्मती की बात है। और फिर लैला खादमा की जानब देखते हुए शम्सा खातून के कान में कहती है, आप इसके साथ बहुत शफकत के साथ पेश आती हैं। तो शम्सा खातून उससे कहती है, हसद ना करो। इसके साथ ही शम्सा आराम करने की गर्ज से वहां से चली जाती है और खादमा यानी कि जमर्द उसके पीछे पीछे जाती है। उधर हम देखते हैं कि एला किले से निकलने के बाद वजीर सलाहुद्दीन अपने साथियों के साथ बाकी साथियों का इंतजार कर रहे होते हैं। कुछ ही देर के बाद गुमुश्तगीन बाकी साथियों के हमरा वहां पर पहुंच जाता है। बोरो को पकड़ते हुए वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, अल्लाह का शुक्र है कि तुम सही सलामत हो। तो बोरो कहता है, आपने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा, अल्लाह आपसे राजी हो। तो वजीर सलाहुद्दीन उससे कहते हैं, वापस पहुंचने पर हम बात करेंगे, तुम्हें अपना जिद्दी पन को छोड़ना होगा। और फिर कराकोश से कहते हैं, कराकोश मुबारक हो, अल्लाह हमें हमेशा कैद से बचाए। तो कराकोश कहता है, मैंने उम्मीद खो दी थी लेकिन आप खिजर अलैहिस्सलाम की तरह पहुंच आए, हम आपका हक अदा नहीं कर सकते। तो वजीर सलाहुद्दीन उससे कहते हैं, तुम्हारा हम पर कोई कर्ज नहीं है लेकिन उम्मत तुमसे खिदमत की तवक्को रखती है, अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे। और फिर बोरो को परेशान देखकर पूछते हैं, बोरो क्या हुआ, हमने मकसद तो हासिल कर लिया है, परेशान क्यों हो। तो जवाबन बोरो कहता है, गोक बोरो वहीं पर रुक गया। तो वजीर सलाहुद्दीन पूछते हैं, क्या वो भी किले में था, तुम उसे लेकर क्यों नहीं आए। तो बोरो परेशान होते हुए कहता है, लंबी कहानी है, मैं बाद में बताऊंगा। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, चलो गुमुश्तगीन अपना अधूरा काम पूरा करते हैं। ये कहते और सुनते साथ ही वो सब रवाना हो जाते हैं। दूसरी जानब कुदस में लतीफ बालन से कहता है, आप जल्द ही कुदस के बादशाह बनेंगे, मुझे उम्मीद है कि आप अपने अबाओ जिदाद की तरह गलतियों में पड़े बगैर एक आदल हुक्मरान बनेंगे। तो बालन कहता है, मुझे उम्मीद है कि मैं इसमें कामयाब हो जाऊंगा। और फिर लतीफ उसे एक कागज देते हुए कहता है, मैंने इस कागज पर शहजादे की अद्वियात तफसील से लिख दी है। और फिर बालन कागज लेकर पढ़ता है जबकि चातलियों का कमांडर ये सारा मंजर देख रहा होता है। और फिर लतीफ कहता है, शहजादे की सेहत की खातर आपको दवा के मवाद की अच्छी तरह हिफाजत करनी होगी। तो बालन कहता है, तुम्हारी अमानत मेरे पास महफूज है, फिक्र ना करो। जबकि चातलियों का कमांडर उन्हें देखने के बाद चला जाता है। शाम में वजीर सलाहुद्दीन काजी फाजिल और उमर मुल्लाह के साथ मौजूद होते हैं। काजी फाजिल कहते हैं, मेरे सुल्तान बदकिस्मती के साथ गुमुश्तगीन का फैलाया गया बहतान हमसे पहले बगदाद पहुंच गया। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, खलीफा हजरत ऐसे शख्स नहीं है जो उनकी बातों पर ध्यान धरेंगे, वो हमें अच्छे से जानते हैं। तो जवाबन काजी फाजिल कहते हैं, मैंने उन्हें तफसील के साथ मालूमात दी है लेकिन शक उनके दिल में बैठ चुका है। उन्होंने मिस्र में आपकी नई हुकूमत को सराहा है लेकिन वाज़े तौर पर नायब के ओहदे के मौजू तौर पर आपकी हमायत के लिए फरमान लिखना मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने कहा, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। ये सुनकर उमर मुल्लाह और वजीर सलाहुद्दीन बहुत परेशान हो जाते हैं। और फिर वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, फिर रहने दें, जो होगा देखा जाएगा। इसी लम्हे कारतेगन जख्मी बाजू के साथ वहाँ पहुँचता है। वजीर सलाहुद्दीन उससे पूछते हैं, तुम्हारे बाजू को क्या हुआ। तो कारतेगन कहता है, हमने तकरीबन उस आदमी को पकड़ लिया था लेकिन उन्होंने हम पर हमला कर दिया। हम बहतान लगाने वाले से एतराफ करवाने वाले थे लेकिन हमने उसे खो दिया। तो वजीर सलाहुद्दीन पूछते हैं, क्या तुमने उनमें से किसी का चेहरा देखा। तो जवाबन कारतेगन कहता है, नहीं, वो बहुत ज्यादा थे लेकिन ये वाज़ेह है कि ये उसी चमकीले के आदमी थे। यह सुनकर वजीर सलाहुद्दीन और बाकी सब को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। दूसरी जानब कुदस में लतीफ शहजादे के कमरे में आता है मगर वहाँ पर शहजादा मौजूद नहीं होता। इसी दौरान चातलियों जमीन से तलवार घसीटते हुए कमरे के अंदर दाखिल होता है और कहता है, प्रिंस बाल्डोन ठीक हो गए हैं। तो लतीफ उससे कहता है, तुम क्या चाहते हो, तुम किस चीज के पीछे हो। तो जवाबन चातलियों कहता है, मैं बीमार हूँ बीमार और मैं शिफा की तलाश में हूँ। जबकि बाहर बादशाह के वफादार सिपाहियों की लाशों के अंबार लगे होते हैं और चातलियों का कमांडर उनके बीचों बीच टहल रहा होता है। अंदर लतीफ अपना खंजर निकालता है तो चातलियों कहता है, नहीं शिफा देने वाले नहीं, तुम जानते हो कि ये चीजें तुम्हारे हाथ में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। लतीफ उस पर हमला करता है मगर चातलियों उसका बाजू पकड़ता है और जैसे ही हमला करने लगता है तो लतीफ उसे पीछे धकेल देता है। ये देखकर चातलियों हंसते हुए अपनी तलवार फेंक देता है और कहता है, आओ आओ। तो लतीफ कहता है, तुम इतने लालची हो कि एक मासूम बच्चे की दवाई लेना चाहते हो। तो चातलियों उससे कहता है, और तुम इतने मेहरबान हो कि तुम जिंदा रहने के लायक नहीं हो। लतीफ खंजर के साथ उस पर बहुत ज्यादा हमले करता है मगर चातलियों उसे दबोच लेता है और लतीफ का खंजर ही उसके पेट में घोंप देता है। और फिर जोर बढ़ाते हुए कहता है, जरूरत से ज्यादा रहमदिली जिंदगी को मुख्तसर कर देती है। ये कहते साथ ही जालिम चातलियों खंजर उसके जिस्म में ठोंक देता
देता है। लतीफ जमीन पर गिरता है और शहादत अंजाम पाता है। और फिर चातलियन विलियम की अंगूठी निकाल लेता है और उसे देखते हुए कहता है, ओह विलियम विलियम विलियम। यह कहते साथ ही वो विलियम की अंगूठी लतीफ के साथ रख देता है और फिर अपनी तलवार उठाता है और वहां से चला जाता है। दूसरी जानब मारिया बाल्डोन को लेकर आगे बढ़ रही होती है। बाल्डोन उससे कहता है, मुझे बाहर घूमना बहुत याद आता है। तो मारिया उससे कहती है, कभी कभी हमें बहादुर फैसले करने पड़ते हैं। अगर हम इसे तुम्हारे हकीम या शहजादी सबीला पर छोड़ देते तो तुम अभी बिस्तर पर लेटे ही होते। मैंने तुम्हें एक कहानी सुनाई थी, अगर तुम्हें याद हो तो, उस बच्चे बादशाह की कहानी जिस पर किसी को एतबार नहीं था। तो बाल्डोन कहता है, बिल्कुल, लेकिन आपने अभी तक मुझे अंजाम के बारे में नहीं बताया। तो मारिया कहती है, उसने फैसला किया, उस फैसले के नतीजे में वो एक बड़ा बादशाह बन गया। तमाम दुश्मन उसके सामने एक एक करके झुक गए। तुम्हें भी फैसला करना होगा बाल्डोन, क्या तुम अपने बिस्तर पर वापस जाकर सुरमाओं की कहानियां सुनकर सोते रहोगे या फिर इस कहानी की तरह एक अजीम बादशाह बनोगे। ये सुनते साथ ही बाल्डोन सोच में पड़ जाता है। दूसरी जानब शाम में कायमाज गुमुश्तगीन से पूछता है, एला में क्या आपको वो चीज मिल गई जो आप ढूंढ रहे थे गुमुश्तगीन। तो जवाबन गुमुश्तगीन कहता है, फिक्र न करो अमीर कायमाज, मैं उसे इस दिन के लिए बरसों से तैयार कर रहा हूँ। हम अब राय दही के लिए मेज पर एक अजाफी नशिस्त शामिल करेंगे। यह सुनकर अमीर कायमाज कहता है, तुम्हारे फितने से मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ गुमुश्तगीन। इसी लम्हे वजीर सलाहुद्दीन और बाकी साहब वहाँ पर आ जाते हैं और असफहानी उनके बीच आ खड़े होते हैं। दूसरी जानब कुदस में बालन और सबीला से विलियम कहता है, एबलन के कौंत बालन और कुदस के बादशाह की बेटी शहजादी सबीला, आप अनकरीब अपनी जिंदगी को मियाँ बीवी के बंधन में बांधेंगे। ये शादी न सिर्फ आपकी जिंदगियों को जगजा करेगी बल्कि साथ ही ये कुदस के नए बादशाह का ताइन भी करेगी। लाडगाए चातलियन और बाकी साहब भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। और फिर विलियम मजीद कहता है, बादशाह इमारले का ताज आपकी बादशाही का ऐलान करेगा। इसी लम्हे मारिया के साथ वहाँ आने वाला बाल्डोन कहता है, जल्दी मत करो विलियम, मैं बादशाह इमारले का बेटा शहजादा बाल्डोन हूँ। मैं सबके सामने ऐलान करता हूँ कि मैं तख्त पर अपना हक नहीं छोड़ूंगा। यह सुनते साथ ही सबीला, बालन और विलियम चौंक जाते हैं। और फिर मारिया कहती है, आपके खूबसूरत दिन पर इस तरह खलल डालने पर हमें बहुत ज्यादा अफसोस है, लेकिन एक और मसला भी है। कौंत बालन और विलियम को अपने मुस्तकिल बादशाह बाल्डोन की हकीम को कत्ल करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है। यह सुनते साथ विलियम, सबीला और बालन की परेशानी में मजीद इजाफा हो जाता है। इधर शाम में जब दीवान लगा होता है, सब अमीर आए हुए होते हैं। तो असफहानी कहता है, आज इस दीवान में जो फैसला होगा ये रियासत की बका के लिए बहुत अहमियत रखता है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि तख्त के नायब का चुनाव हो जाने के बाद ये फैसला नहीं बदलेगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या कोई ऐसा है जो अपना फैसला बदलना चाहता हो? मगर कोई भी अपना फैसला नहीं बदलता, 4-4 वोट बराबर ही होते हैं। ये सब देखकर असफहानी कहते हैं, नतीजा पहले की तरह ही है। और ऐसी सूरत में तो गुमुश्तगीन एकदम से कहता है, वजीर हजरत ये पहले की तरह नहीं है, एक वोट लापता है। मैं चाहता हूँ कि आप मेज पर एक और नशिस्त शामिल करें। ये सुनकर वजीर सलाहुद्दीन पूछते हैं, ये क्या है? यंगी रियासतों की सरहद के अंदर हर वो शख्स जिसे वोट डालने का हक है वो यहाँ पर मौजूद है, तो फिर आपका मतलब कौन है? तो गुमुश्तगीन कहता है, वो खुद ही आपको बता देगा, हुक्म और फैसला उसी के हाथ में है। और फिर इसके बाद नशिस्त और इंतखाबी निशानात वहाँ पर रख दिए जाते हैं। सब लोग बेचैन होते हैं कि आने वाला शख्स है तो है कौन। दूसरी जानब शाम में शमसा अपने हार पर हाथ रखते हुए उस लम्हे को याद करती है जब वजीर सलाहुद्दीन ने उसे ये हार पहनाया था। इस ख्याल के बाद शमसा बहुत ज्यादा खुश होती है। इसी लम्हे जमुर्द वहाँ पर कुछ दवा लेकर आती है और कहती है, मैंने आपकी बीमारी के लिए जड़ी बूटियों के मरकब से दवा तैयार की है। शमसा खातून, शिफा अल्लाह की तरफ से आती है, लेकिन फिर भी हमें जरूरी एहतियात करनी चाहिए। तो शमसा उससे कहती है, तुम्हारा इस कदर अच्छी सोच के लिए शुक्रिया, तुमने मेरे लिए बहुत मेहनत की है। तुमने मरकब में क्या डाला है, मैं इसे कैसे इस्तेमाल करूं? तो जमुर्द कहती है, मेरी दादी जड़ी बूटियों की माहिर थी, अल्लाह उन पर रहमत नाजल फरमाए। उन्होंने मुझे तमाम जड़ी बूटियों के बारे में सिखाया था। मैंने उनसे जहर और तरियाक सीखा। ये कहते साथ ही वो शमसा को दवा दे देती है और शमसा दवा पी लेती है, जबकि जमुर्द खुश होते हुए उसे देख रही होती है। इधर हम देखते हैं कि दीवान के अंदर कोई और नहीं बल्कि गोकबोरू ही दाखिल होता है, जिसे देखते ही बोरो की आंखें खुली की खुली रह जाती है, जबकि वजीर सलाहुद्दीन भी उसे गौर से देख रहे होते हैं। और फिर गोकबोरू कहता है, मैं अरबेल साहब अली कोचक का वारिस मुजफ्फरुद्दीन गोकबोरू हूँ, जिसे मुर्दा समझा गया, जिसके हकूक छीन लिए गए और जिसकी जिंदगी गद्दारियों और साजिशों से बर्बाद हो गई। वो गोकबोरू हूँ। वो मोहलत देता है लेकिन गफलत नहीं बरतता। यही उस अल्लाह की हिकमत है। वक्त बदल गया है, जिसके लिए मैंने खून बहाया और जिसने मुझे भुला दिया, उस रियासत की तकदीर अब मेरी मुट्ठी में है। अब फैसला मजलूमों के लिए है। ये कहते साथ ही वो नशिस्त पर जाकर बैठ जाता है और अंगूठी को एक साइड पर करते हुए तस्बीह को उठा लेता है। बाजी पलट जाती है और गुमुश्तगीन बहुत ज्यादा खुश होता है। ये सारा मंजर देख
देखकर बोरो गुस्से के साथ जब बोरो की जानब बढ़ने लगता है, मगर काजी फाजिल उसे रोक लेते हैं। उमर मुल्ला अस्फहानी, वजीर अमाद और बाकी सब के साथ बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। ना चाहते हुए भी अस्फहानी कहते हैं, अरबेल के वारिस को हमारे दीवान में राय दही का हक हासिल है। इसके वोट से सादुद्दीन गमुश्तगीन सुल्तान सालेह इस्माइल के तख्त के नायब मुकर्रर किए जाते हैं। यानी कि नाज़रीन, जब तक के शहजादा इस्माइल बड़ा नहीं हो जाता, गमुश्तगीन ही सुल्तान होंगे। हुक्म उसी का होगा, फैसला उसी का होगा। सुल्तान की वसीयत में खयानत करने वाला गमुश्तगीन यानी नायब यहाँ पे सलाहुद्दीन अयूबी होते, और साथ में यारोकी का कातिल गमुश्तगीन नायब मुकर्रर हो गया है। और फिर अस्फहानी मजीद कहते हैं, अल्लाह इन्हें हमारी रियासत और पूरी उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खैर का वसीला बनाए। नायब बनते साथ ही गमुश्तगीन बोल पड़ता है, हर कोई सुन ले और जान ले कि तख्त के नायब और सुल्तान सालेह इस्माइल के नाम से मेरा ये पहला फैसला है। पहला फैसला रियासत की सलामती और क़यादत की तकसीम को खत्म करने के लिए जंगियों के मलक पर लालच की नजर रखने वाले सलाहुद्दीन अयूबी के लिए शाम के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद किए जाते हैं। यह सुनते साथ ही वजीर सलाहुद्दीन बहुत ज्यादा गुस्से के साथ गमुश्तगीन की जानब देखने लग जाते हैं। गमुश्तगीन मजीद कहता है, फैसले पे अमल फौरी किया जाए। सब बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और नाजरीन, एपिसोड भी इसी जगह पर खत्म हो जाती है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये शख्स आते साथ ही बहुत ज्यादा मुश्किलात पैदा करेगा। वजीर सलाहुद्दीन इसके साथ कैसे निपटेंगे और इससे कैसे जान छुड़ाएंगे, ये हम आगे जाकर देखेंगे। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दे, ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।